नमस्कार, खामा घड़ी, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। आप सबका स्वागत है बुक टॉक चैनल में। मैं प्रमोद कुमार, हिंदी लेक्चरर, राजस्थान से। हमने पिछली कक्षा के अंदर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखे गए जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसके बारे में पढ़ा और किस तरह से जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन का प्रयास किया। हालांकि उनका काल विभाजन इतना कारगर साबित नहीं होता, फिर भी उन्होंने प्रथम प्रयास किया है। तो जो प्रथम प्रयास है वो महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में हमारे भारत के तीन विद्वान जो आपस में भाई थे, मिश्र बंधु, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की और ये तीनों भाई गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों मिलकर रचनाएं किया करते थे। और जब डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने इनको हिंदी साहित्य के जो छिपे हुए ग्रंथ थे उस समय, उनको खोज निकालने का कार्य श्याम सुंदर दास ने मिश्र बंधुओं को दिया। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की खोज की और उनके आधार पर इन्होंने फिर अपना ग्रंथ 1913 में मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसके 4 भाग हैं। पहले जो 3 भाग है वो 1913 में हिंदी नवरत्न माला के पूरक भाग के रूप में प्रकाशित हो गए और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। और ये जो चौथा भाग है वो वर्तमान काल से संबंधित है। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, वृहत ग्रंथ है, जिसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है या 4581 कवि इस ग्रंथ के अंदर अपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ लिखा गया मिश्र बंधुओं के द्वारा, उस ग्रंथ के अंदर मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन का प्रयास किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। पहला भाग आरंभिक काल कहलाया, जिसका समय इन्होंने संवत 700 से 1444 तक का रखा। इसके बाद इस आरंभिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक पूर्व आरंभिक काल, दूसरा उत्तर आरंभिक काल। पूर्व और उत्तर के रूप में बांटने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं के द्वारा की गई। इसके बाद में दूसरा काल आता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने फिर 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का जो समय है वो इन्होंने 1445 से लेकर 1680 संवत तक का रखा। इसके बाद तीसरा जो काल विभाजन इन्होंने किया वो अलंकृत काल के नाम से किया। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अलंकृत काल का जो समय इन्होंने दिया वो संवत 1681 से लेकर 1889 तक का समय इन्होंने दिया। इसके बाद में चौथा काल इन्होंने परिवर्तन काल के नाम से विभाजित किया।
परिवर्तन काल का जो समय है संवत 1890 से लेकर और संवत 1925 तक का समय ये मानते हैं। और अंतिम और लास्ट का जो काल विभाजन इन्होंने किया वो किया वर्तमान काल के नाम से। संवत 1926 से लेकर अब तक का जो समय है उसको इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया। इस प्रकार मिस्र बंधु जो थे उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटने का कार्य किया। मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ लिखा, इसमें मिस्र बंधु जो थे उन्होंने प्रथम समुचित प्रयास किया काल विभाजन का। इससे पहले हम पढ़कर आ चुके हैं कि किस तरह से जो विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने अपनी रचना के अंदर काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था, जबकि मिस्र बंधुओं ने अपनी रचना में काल विभाजन का समुचित प्रयास किया है। एक जगह प्रथम प्रयास है और एक जगह समुचित प्रयास है। आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जहां प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास को काल विभाजन में प्रथम प्रयास किसका है, तो नाम आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। और अगर यही प्रश्न हमें पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन के रूप में समुचित प्रयास करने वाले कौन है, तो वो आएंगे मिस्र बंधु। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास नाम नहीं दिया, किंतु इसमें एक आदर्श इतिहास ग्रंथ बनने का भरसक प्रयास किया है। इनके द्वारा अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाया गया। ये कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इन्होंने अपने ग्रंथ को इतिहास नाम नहीं दिया। फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण इनका जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद इतिहास कहलाने के लिए एकदम उपयुक्त है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा अपने ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन में मिस्र बंधु विनोद पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि मिस्र बंधुओं ने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति को नहीं अपनाया, जिसे अपनाने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को सर्वप्रथम जाता है। यानी नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार विधेयवादी जो पद्धति है उसका अनुकरण मिस्र बंधुओं ने नहीं किया। उसका सबसे पहले जो अनुकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। ये मिस्र बंधु विनोद लिखने की और उसमें जो खामियां है उसकी ओर इंगित किया गया नलिन विलोचन शर्मा का एक वाक्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सर्वाधिक परिचय लिए, जब उन्होंने अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, तब उन्होंने सबसे ज्यादा रीतिकाल के कवियों को मिस्र बंधु विनोद से ही लिए। यानी मिस्र बंधु विनोद उनके लिए आधार ग्रंथ के रूप में काम आता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मिस्र बंधुओं द्वारा मिस्र बंधु विनोद में इतिहास का इतिवर्तात्मक वर्णन किया गया। इतिवर्तात्मक वर्णन का मतलब यह होता है कि जहां बात को बहुत ज्यादा विस्तार में बताया जाए, छोटी से छोटी बात को भी लिखा जाए, उसको हम इतिवर्तात्मक इतिहास कहते हैं। तो मिस्र बंधु विनोद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवि शामिल किए गए। तो इतने बड़े ग्रंथ को राम कुमार वर्मा ने इतिवर्तात्मक इतिहास ग्रंथ का नाम दिया है।
मिस्र बंधुओं ने तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हुए कवियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने की कोशिश की और उनकी रचनाओं की समीक्षा की है। मिस्र बंधुओं ने कवियों को आपस में तुलना करके अपने ग्रंथ में उनकी रचनाओं का विवरण दिया है। तो यहां तुलनात्मक अध्ययन मिलता है हमें कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। रामचंद्र शुक्ल इनके लिखे गए मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ के बारे में कुछ आलोचनात्मक शब्द कहते हैं। वो ये कहते हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी नहीं देखना कि किस काल खंड में क्या आता है, यानी किस काल खंड में क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यानी रामचंद्र शुक्ल मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसके बारे में ये कहते हैं कि ये व्रत संग्रह है। व्रत का मतलब बहुत बड़ा संग्रह है। इसके अंदर जो काल विभाजन किया गया है और जो बांटने की कोशिश की गई है पूर्व, मध्य और उत्तर के रूप में, वो इतनी कारगर नहीं है। यह इतिहास कहलाने के लायक नहीं है, ये मानना है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बहुत भारी कवि व्रत संग्रह या प्रकांड कवि व्रत संग्रह का नाम दिया है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से विद्वान ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह या प्रकांड कवि व्रत संग्रह कहा है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन से ग्रंथ को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह या बड़ा प्रकांड या प्रकांड कवि व्रत संग्रह कहा है। तो जैसे भी हमको क्वेश्चन आता है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं की लिखी रचना है। रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन फिर भी जो मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन का जो प्रयास किया है वो बहुत ही कारगर आगे के लोगों के लिए साबित होगा, आगे के लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता को मैं धन्यवाद देना बहुत जरूरी समझता हूं। यानी जो कार्य मिस्र बंधुओं ने किया उस कार्य की प्रशंसा रामचंद्र शुक्ल करते हैं। अब मिस्र बंधु विनोद जो लिखा गया वो हिंदी नवरत्न माला के पूरक भाग के रूप में पहले 3 जो भाग है वो प्रकाशित होते हैं। तो एक है हिंदी नवरत्न माला। हिंदी नवरत्न माला जो ग्रंथ है उसके अंदर 1910 में 9 कवियों को शामिल किया गया। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न माला में 9 कवियों को शामिल किया, जिसमें पहले कवि है तुलसीदास। ये क्रम है उनके द्वारा रखा गया। पहले नंबर पर तुलसीदास, दूसरे सूरदास, फिर देव, फिर बिहारी, फिर त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम आते हैं। फिर केशव, कबीर, चंद बरदाई, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। इस तरह से मिस्र बंधुओं ने 9 कवियों को लेकर हिंदी नवरत्न माला बनाई। इसमें इन्होंने लिखा महाकवि चंद बरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि है। ये बात रामचंद्र शुक्ल मिस्र बंधुओं से ग्रहण करते हैं और फिर ये अपनी छाप लगाते हैं कि हिंदी का पहला कवि या पहला महाकवि चंद बरदाई है। इसके बाद हम कुछ और ग्रंथों को देखते हैं।
लेकिन इससे पहले जैसे हमने देख लिया कि मिस्र बंधुओं ने कौन कौन से कार्य किए या किस तरह से इन्होंने अपने बहुत बड़े ग्रंथ को लिखा। अब इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको समझा दी है, अब सिर्फ तथ्य हैं जिनका एक बार वाचन कर लेते हैं, और अगर आपको लिखना हो तो इनको रोक रोक कर लिख सकते हो। तो जैसे हम पढ़ते हैं, मिस्र बंधु 3 भाई है, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तीनों भाई मिलकर रचनाएं करते थे। मिस्र बंधु विनोद नाम का एक ग्रंथ लिखा 1913 में, इति वर्तात्मक इतिहास है। इति वर्तात्मक इतिहास उसको कहते हैं जिसके अंदर छोटी से छोटी बात को शामिल कर लिया जाता है और बहुत बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। इसीलिए तो इनका ग्रंथ है बहुत बड़ा बन गया है, जिसमें लगभग 5000 कवि है, 4581 कवि, बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रकांड व्रत संग्रह कहा है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा गया। पहले 3 भाग 1913 में हिंदी नवरत्न माला के पूरक भाग बनकर प्रकाशित हुए, और चौथा भाग है वो 1934 के अंदर 1934 में प्रकाशित हुआ, जो वर्तमान काल से संबंधित है। मिस्र बंधु विनोद सबसे बृहत इतिहास ग्रंथ है जिसमें 4581 कवि है। मिस्र बंधुओं ने 8 भागों में काल विभाजन किया। 8 भागों में काल विभाजन, ये सारे मिलाकर 8 भाग होते हैं, जबकि मुख्य रूप से हम देखते हैं तो 5 भागों में इन्होंने अपना काल विभाजन किया। आरंभिक काल, जिसको 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। आरंभिक काल का जो समय है संवत 700 से लेकर 1444 तक है। इसके बाद में माध्यमिक काल है, संवत 1445 से लेकर 1680 तक का समय है। इसको भी 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल तीसरा भाग किया इन्होंने, जिनको फिर 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ऐसे होते हैं इनके 8 भाग। बाकी वैसे देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5। चौथा जो काल है परिवर्तन काल, 1890 से 1925 तक का समय। वर्तमान काल 5वां काल, और अंतिम काल संवत 1926 से लेकर वर्तमान तक। अब मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन का प्रथम समुचित प्रयास किया। एक तो है प्रथम प्रयास और एक है प्रथम समुचित प्रयास, दोनों में फर्क है। प्रथम प्रयास जो काल विभाजन का किया वो किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और काल विभाजन का प्रथम समुचित जो प्रयास है वो किया मिस्र बंधुओं ने। अब मिस्र बंधुओं के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास नाम नहीं दिया, किंतु इसमें एक आदर्श इतिहास ग्रंथ बनने का भरसक प्रयास किया। इनके द्वारा अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाया गया। यानी बहुत सारे ऐसे अज्ञात कवि थे जिनकी रचनाएं उस समय तक प्राप्त नहीं हुई थी। मिस्र बंधुओं ने उनको ढूंढने का काम किया और फिर अपने ग्रंथ में उनको स्थान दिया। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह इसको आदर्श इतिहास ग्रंथ कहते हैं। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन में मिस्र बंधुओं पर क्या लिखा है, कुछ विचार लिखे, और उन्होंने कहा कि जो विधेयवादी पद्धति है उसको मिस्र बंधुओं ने नहीं अपनाया। उस विधेयवादी पद्धति को सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था। ये बात आपको कहीं अगर मिले प्रश्न के अंदर तो आपको उसका उत्तर नलिन विलोचन शर्मा देना है। अब रामचंद्र शुक्ल जब अपना इतिहास लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रवर्ती जो पूर्ववर्ती जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ कुछ सामग्री लेते हैं और उनके आधार पर उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए फिर अपने ग्रंथ में शामिल करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उनमें से रीतिकाल के कवियों का वर्णन या परिचय लिया है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल इनको बाद में धन्यवाद भी देते हैं कि इनको लिखने वाले जो उत्साही और परिश्रमी संकलन करता है उनको मैं धन्यवाद देना बहुत जरूरी समझता हूं। रामचंद्र शुक्ल के अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ लिखा गया इसको इति वर्तात्मक वर्णन कहते हैं।
हम पहले देख के आ चुके हैं कि इतिवृत्तात्मक क्या होता है। तो ये बात डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मिस्र बंधु विनोद के लिए कही है। हम मिस्र बंधु विनोद जो लिखा गया मिस्र बंधुओं के द्वारा, उसके अंदर इन्होंने जो कवियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और अलग अलग श्रेणियों में बांटने की कोशिश की है और साथ में उनकी रचनाओं की भी समीक्षा की है। तो बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया उस समय जब कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया था। हालांकि इनका ग्रंथ बहुत बड़ा बन गया, फिर भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो बाद के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनके लिए इस ग्रंथ में से काम में आई। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ को जब सरसरी नजरों से देखा और अच्छे से अपनी राय दी कि इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या है, और फिर ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल कि जिस तरह से मिस्र बंधुओं ने रचना काल को काल विभाजन के रूप में बांटा है वो इतना उपयुक्त नहीं है। लेकिन बाद में फिर ये उनका धन्यवाद भी देते हैं। तो ये पहले तो ये लिखते हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी नहीं देखना कि किस खंड में क्या आता है और क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। अब इन्होंने कहा है व्रत संग्रह, और बाद में ये कहते हैं कि कवि व्रत संग्रह या बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह, प्रकांड कवि व्रत संग्रह, ये अपने ग्रंथ में ये अलग अलग जो पहले के लिखे गए इतिहास ग्रंथ थे उनके लिए नाम देते हैं रामचंद्र शुक्ल। लेकिन ये इनका धन्यवाद भी देते हैं कि आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। ये पंक्ति अगर कहीं कहीं पूछ ली जा सकती है, और अगर ये पूछे कि ये पंक्ति किसकी है तो रामचंद्र शुक्ल की, और अगर ये पूछे कि रामचंद्र शुक्ल इस पंक्ति में किसको धन्यवाद दे रहे हैं तो मिस्र बंधुओं को धन्यवाद दे रहे हैं, और अगर ये पूछे कि कौन से ग्रंथ की यहां बात हो रही है तो मिस्र बंधु विनोद की बात हो रही है। इसके बाद जो हिंदी नवरत्न माला है वो 1910 में मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई, और इसमें जैसे नवरत्न नाम है तो 9 रत्नों को शामिल किया, 9 कवियों को शामिल किया। पहले नंबर पर तुलसीदास, फिर सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु जो है भूषण, मतिराम और चिंतामणि, ये तीनों भाई है तो 2 को इन्होंने शामिल किया, भूषण और मतिराम। केशव, कबीर, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। देव और बिहारी का जो बाद में चलकर एक विवाद उत्पन्न हुआ कि देव बड़े या बिहारी, उसकी शुरुआत करने वाले तो थे एक बाद के आलोचक, लेकिन उससे पहले मिस्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा दिखाया है और देव का पक्ष इन्होंने लिया कि देव बड़े हैं बिहारी छोटे हैं। तो ये विवाद काफी लंबे समय तक चला। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे जब रीतिकाल पढ़ेंगे। तो अब रामचंद्र शुक्ल इनके इतिहास से बहुत सारी सामग्री अपने इतिहास के लिए लेते हैं। तो उसमें ये लिखते हैं कि महाकवि चंद बरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि है, और ये बात इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद में से ली है और उसका आधार बनाकर इन्होंने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। अब हम देखते हैं कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हो सकता है कहीं कहीं पूछ लिए जाए, उनका एक वाचन कर लेते हैं। आप अपने रजिस्टर के अंदर इसको उतार ले। जैसे कुछ और ग्रंथ है, जैसे एडविन ग्रिप्स का लिखा हुआ एक ग्रंथ है 1917 में, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अंग्रेजी भाषा में रचित इस ग्रंथ में साहित्य के इतिहास के साथ साथ हिंदी के भविष्य पर भी एक सुंदर लेख लिखा गया। एफ एक नाम के एक विद्वान हुए, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में। वियोगी हरि है जो ब्रज माधुरी सार है 1923 में लिखा। वियोगी हरि की ये जो रचना है ब्रज माधुरी सार, इसमें से भी कुछ सामग्री रामचंद्र शुक्ल लेते हैं। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी
इन्होंने लिखा 1923 में हिंदी साहित्य विमर्श। बद्रीनाथ भट्ट ने लिखी हिंदी 1923 में रचना। और अघोरी अखोरी गंगा प्रसाद सिंह है, उन्होंने हिंदी मुसलमान कवि लिखे 1926 में। गौरीशंकर द्विवेदी की जो रचना है सुकवि सरोज 1927 में प्रकाशित हुई। सनाड्य वर्ग के कवियों को लेकर लिखा गया इतिहास ग्रंथ जिसमें तुलसीदास के सोरो अथवा सुकर खेत में जन्म होने की बात पहली बार गौरीशंकर द्विवेदी ने कही। सनाड्य यानी जो अच्छे वर्ग के जो कवि हैं उनको लेकर उन्होंने सुकवि सरोज लिखा। नाम से ही पता चलता है कि सुकवि। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा वो मिश्र बंधुओं के बारे में और मिश्र बंधुओं के लिखे हुए ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के बारे में हमने पढ़ा। अब आने वाली जो क्लास है उसको हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह से अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसको लिखा और कहाँ कहाँ से इन्होंने उसमें अपनी जो सामग्री है वो प्राप्त की और कौन कौन से और किस तरह के विचार उन्होंने प्रकट किए। और आज की क्लास आप लोगों के लिए अब मुझे पता नहीं चल रहा कि कितनी लंबी है, फिर भी आप इसको देखिए और अगर इसमें कहीं सुधार करने की और ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए और निरंतर हम सुधार करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप निरंतर अपनी तैयारी को और धार देते जाइए और आगे हम और दूसरे भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा भी अगर कोई जैसे काव्य शास्त्र है गद्य की जो विधाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ना होगा तो सारी पढ़ेंगे। अभी तो समय है पर आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।